हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का हम ये सेशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इस नंदिनी आईएएस के परिवार का एक सदस्य बने और अपने दोस्तों में से शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी करें। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट खबर हैं जो आपकी यूपीएससी में पूछी जा सकती हैं, जानना आपके लिए जरूरी है। आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, तो आज के ट्रेंड के अनुसार करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछी जा रही है। दोस्तों, आज की हमारी खबर है पहली, बैंक नेट और ई बी केयर। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि देखिए, नंदिनी आईएएस परिवार आपका परिवार है और आपका परिवार अभी छोटा है, तो आप अपना सहयोग दें अपने परिवार को बड़ा करने में। ठीक है, तो अभी नंदिनी आईएएस के सदस्यों की संख्या लगभग 800 है, तो कोशिश करिए, प्रयास करिए कि सदस्य संख्या 1000 प्लस पहुंचे। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का। नाम है बैंक नेट और ई बी केयर। ठीक है, अब देखिए, सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए पीएसयू, अब पीएसयू आप लोग जानते होंगे, बैंक ई नीलामी को बढ़ाने के लिए बैंक नेट और ई बी केयर की शुरुआत की है। ये नीलामी क्या होती है? नीलामी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर क्रेता विक्रेता बोली लगाने वाले उपस्थित होते हैं ऑनलाइन। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम आगे देखते हैं, बैंक ई नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उनके ई नीलामी प्लेटफॉर्म को फिर से डिजाइन करने का अनुरोध किया है। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में। और हाँ, आपकी ये जो खबर है ना, ये आपके इकोनॉमी से कनेक्ट कर रही है। कहां से? इकोनॉमी से। आपका बैंकिंग जो सेक्टर है आपके इकोनॉमी से लिंक है, तो आपके इकोनॉमी से पूछा गया सवाल है ये। तो आपको पता है, आपके इकोनॉमी से सवाल जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट रूप से करंट से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जान लेते हैं हम प्लेटफॉर्म के बारे में। ई बीकेरे प्लेटफॉर्म, देखिए 28 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ था। आप डेट याद रखेंगे। ठीक, बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग होगी इसमें और नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो बैंकों की जो भी परिसंपत्तियां हैं उनकी एक लिस्ट होगी ऑनलाइन, और उनको नीलामी करना है ना, उनकी एक व्यवस्था की गई इस पर। अब देखिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यह प्लेटफॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी जब्त परिसंपत्तियों जैसे भूमि हो गई, भवन, वाहन, जो वाहन में जो भी होते हैं आपके वाहन हो, है ना, को ऑनलाइन सूचीबद्ध करने की सुविधा देता है। आप इनको ऑनलाइन कर सकते हैं, इनकी आप ऑनलाइन सूची कर सकते हैं और आप देखेंगे, और इसमें जिसकी बोली ऑनलाइन लगती है, जिसमें एक तरह से क्या होती है, पारदर्शिता होती है। ई नीलामी के माध्यम से परिसंपत्तियों की बिक्री पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाती है। ठीक है ना, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से। विभिन्न बैंकों की नीलामी योग्य परिसंपत्तियां एक ही मंच पर उपलब्ध होती हैं। जो भी विभिन्न नीलामी योग्य परिसंपत्तियां हैं ना बैंकों की, इनकी ये संपत्तियां एक ही मंच पर उपलब्ध होती हैं और जिससे खरीदारों को बेहतर विकल्प मिलते हैं। अलग अलग विकल्प मिल जाते हैं जो खरीदेगा उनको। अब देखिए, यह प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने और नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, डिजिटल प्रक्रिया के कारण पारंपरिक नीलामी की तुलना में समय और लागत की बचत होती है। अब भाई, बचत तो होगी ना, समय की भी होगी, लागत की भी होगी। जो हम पहले जो करते थे, जो हम पहले पारंपरिक रूप से करते थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं किसके माध्यम से? डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, बैंक नेट पोर्टल क्या है। देखिए, 3 जनवरी 2025 को शुरू, पारदर्शिता बढ़ाने और एनपीए मामलों के निपटान की प्रक्रिया को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अत्याधुनिक तकनीक, स्वचालित
केवाईसी टूल, सुरक्षित भुगतान गेटवे, बैंक सत्यापित संपत्ति शीर्षकों को एकीकृत करता है। क्या करता है? ये इनको एकीकृत करता है। अब देखिए बैंक नेट की मुख्य विशेषता क्या है? बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं, जो बैंक हैं और इसके अलावा जो भी ऋण देती हैं वो संस्थाएं, इन संस्थाओं के लिए कुल संपत्ति नीलामी को सक्षम बनाता है। जो कुल संपत्ति है उसकी नीलामी के लिए क्या करता है? ये सक्षम बनाता है, तथा एनपीए ऋणों की वसूली में सहायक होता है। अब एनपीए ऋण क्या होता है? एनपीए ऋण वो ऋण होता है कि जो बैंक उसे प्राप्त करने में असफल हो रही हो। एक समय होता है, उस समय तक अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति जो लोन लेके जाता है, जो ऋण लेके जाता है, या किसान कोई अपनी कृषि के लिए ऋण लेके जाता है, अगर वो समय के अनुसार वो जमा ना कर पाए तो वो संपत्ति एनपीए में चली जाती है। अभी एनपीए क्या होता है इसको डिटेल में अलग से क्लास में कभी कभी हम बताएंगे आपको, कभी किसी दिन, है ना। अब देखिए मोबाइल और वेब इंटरफेस के माध्यम से निर्बाध और विश्वसनीय पहुंच प्रदान करता है। मोबाइल से देखो, मोबाइल से होगा ये, है ना, वेब इंटरफेस के माध्यम से बिना कोई बाधा के विश्वसनीय पहुंच प्रदान करता है, और पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये भाई पारदर्शिता होगी, ऑनलाइन है ना, सभी लोग उसमें अपनी बोलियां लगा रहे, देख रहे, खरीद रहे, क्रेता विक्रेता है यहाँ पर, बोली लगाने वाले हैं, तो सब लोग देख रहे हैं ना, देख रहे, तो इसकी पारदर्शिता है और इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। संपत्ति खोज से बिक्री तक एक सहज समाधान प्रदान करता है। दोस्तों ये हमारी पहली खबर हो गई। दूसरी खबर है अशोक सिंह ठाकुर बने इनटेक के अध्यक्ष। जी हाँ, देखिए दोस्तों ये हमारी जो खबर है वो आपके हिस्ट्री, जो आपका आर्ट एंड कल्चर जो पोर्शन होता है जीएस पेपर फर्स्ट से, उससे लिंक करेगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इनटेक की वार्षिक आम बैठक 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई, इसलिए खबर में, ठीक है ना। अब देखिए इस दौरान अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। ये चुनाव है क्या हुए? ये सफलतापूर्वक संपन्न हुए तथा परिणाम घोषित किए गए, और श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया, इसलिए खबरों में। तो हम आपको बता दें जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कला और जो भी सांस्कृतिक जो भी विरासत है आपकी, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये खबर में रहा है, वो आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन, अब उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इनटेक भारत का एक प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। क्या है? ये विरासत संरक्षण संगठन है, ठीक है। अब देखिए इसकी औपचारिक स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। कब? 27 जनवरी 1984 को इसकी ऑफिशियली स्थापना हुई थी। अब देखिए संस्कृति और विरासत संरक्षण में इनटेक की भूमिका इसकी होती है। तो देखिए संस्कृति, आपका कल्चर, विरासत, जो भी आपकी विरासत बनी हुई, पुरानी विरासत बनी हुई है ना, तो आप उनके बारे में, आपके कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट में है ना, इसलिए। इनटेक एक सांस्कृतिक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। अब भाई सांस्कृतिक बैंक, जी हाँ, देखिए जो संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और विरासत संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, है ना, अब संसाधन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। संसाधन, अरे जिसका हम अपनी जरूरत के लिए यूज करते हैं वो हमारे संसाधन होते हैं। अब बात होती है हमारे प्राकृतिक संसाधन की, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, जो मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, वो हमारे प्राकृतिक हो गए। तो इसके संरक्षण में, है ना, और इसके महत्व में ये योगदान देता है ना। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों और विरासत संरक्षणों में ये क्या करता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है ये संगठन इनटेक। इनटेक चार्टर को 2004 में अपनाया गया था, जो भारत में विरासत संरक्षण का मार्गदर्शन करने वाला एक आधारभूत दस्तावेज है, ठीक है ना। वर्तमान में विरासत की विकसित होती प्रकृति को पहचानते हुए इस चार्टर को अंत विषय बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है, इसलिए खबरों में ये संशोधित चार्टर सुनिश्चित करेगा कि विरासत के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए, जिसमें मूर्त, अमूर्त, मूर्त जो दिखे, अमूर्त जो ना दिखे,
प्राकृतिक जो मनुष्य ने नहीं बनाया हो, सांस्कृतिक जो हमारी कल्चर रहा है ना, आयाम सम्मिलित हैं इसमें। ये सारे क्या हैं, ये आयाम इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों नेक्स्ट खबर है हमारी, देखिए उत्तराखंड में गंगा और शारदा नदी गलियारा। अब बात आ रही है किसकी, गंगा नदी की, शारदा नदी की। तो ये आपके किससे, ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे, इसमें और क्या चीज़ है हम उसको बताएंगे। तो गंगा और शारदा नदी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए एक बार, ये कहाँ से निकलती हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से राज्यों से बहती है, ये कहाँ से उद्गम है, कहाँ गिरती है यहाँ पर, ठीक है। इनमें गंगा नदी में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, शारदा में कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा रिवाज कर लीजिए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और, अब ये बताओ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करिए। तो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन नदियों के किनारे गलियारे विकसित करने की योजना की घोषणा की है, इसलिए खबरों में ये। तो देखिए सांस्कृतिक महत्व की बात आ रही है, आपके कल्चर से जुड़ेगा ये, धार्मिक पर्यटन कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट से भी जुड़ेगा ये। तो देखिए एक ही टॉपिक आपके कहाँ का जुड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रस्तावित नदी गलियारों का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखिए, जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। बुनियादी ढांचे का विकास जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। अब ये हमारा तीर्थ यात्रियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर यात्री आएंगे हैं, रुकेंगे, तो ये पर्यटक केंद्र का काम करेगा ना, ठीक है। और हम इसमें और देखेंगे, और ये क्या करता है, ये बेहतर सुविधाएं प्रदान करना इसका काम है, इसका उद्देश्य। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन करना, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं देता है। तो आप कहीं ना कहीं इसे इंटरनेशनल रिलेशंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञान विज्ञान और प्रासंगिकता पर जोर, मतलब देखिए वैदिक ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति की ओर प्रेरित करता है, इसलिए इनका क्या है, इन पर जोर दे रहा है ये। भारतीय शास्त्र योगासन प्राणायाम ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने की शिक्षा देते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना। अंक गणित, बीज गणित, प्राणायाम ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने की शिक्षा देते हैं, ये इनका उद्देश्य है। इन चीज पर ये क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। भारतीय गणितज्ञों द्वारा विकसित शून्य, अब शून्य किसने विकसित की, ये भारतीय गणितज्ञों ने तो की है शून्य। तो भारतीय गणितज्ञों द्वारा विकसित शून्य और दशमलव जैसी अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान की नींव है। अब हम आधुनिक विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, तो आप देखें उसमें दशमलव, ये शून्य और दशमलव जैसी जो अवधारणाएं आप देखते हैं ना, ये उसमें आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को सीधे सीधे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट खबर है आपकी कि भारत ने जीता पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की खबर है, इंपॉर्टेंट है, तो मिस ना करें, है ना, इसे जरूर पढ़ें। और हाँ एक बात और है, दोस्तों को शेयर करें, आप पढ़ तो रही हैं, दोस्तों को शेयर करें। नंदिनी आईएएस के सब्सक्राइबर यानी नंदिनी आईएएस परिवार के सदस्य लगभग 800 हैं, कोशिश करो आप लोग इससे 1000 ले जाओ, है ना, 1000 प्लस करवाओ, इसमें हमें आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो देखिए पढ़ते हैं हम अपने इस खबर को कि भारत ने जीता पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप। देखते हैं, देखिए भारत ने इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता, इसलिए खबरों में है। तो थोड़ा नाम याद रखेंगे, थोड़ा ये नाम याद रखेंगे, वोल्वरहैम्पटन, ठीक है। ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। बात कब की है, 2025 की। कौन सा है ये, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है, जो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए कबड्डी विश्व कप 2025, देखिए स्थान वोल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में है। विशेषता क्या है, पहली बार एशिया के बाहर पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इसमें विजेता कौन हुआ, भारत हुआ। पुरुष और महिला दोनों में विजेता कौन हुआ, भारत हुआ। अब इसमें उप विजेता कौन हुआ, वो हुआ इंग्लैंड, दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में।
विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड। ठीक है, अब इसमें देखिए भाग लेने वाली टीमें, ग्रुप ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, यूएसए। ग्रुप बी में भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स, है ना, हांगकांग, चीन। ये ग्रुप ए ग्रुप बी हो गए इसमें, ठीक है ना। अब देखिए महिला कबड्डी विश्व कप 2025, इसमें ग्रुप डी, मतलब भारत, वेल्स, पोलैंड इसमें शामिल है ग्रुप डी में। ग्रुप ई आप देखेंगे इसमें कौन है, हांगकांग जिसमें चीन की बात हो रही है, हंगरी, इंग्लैंड, ये शामिल है। पिछला संस्करण 2019 का आप देखेंगे कि आयोजन स्थल मलेशिया में हुआ था और विजेता भारत पुरुष एवं महिला दोनों में हुआ है। तो देखिए पिछले संस्करण में और इस संस्करण में आपका भारत ही दोनों में विजेता हुआ है। तो ये खुश की बात है, खुशखबरी की बात है ना। तो आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो कहीं ना कहीं आपका टॉपिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संपर्क करेगा, ये वहां से जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको हम जानते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, इतना आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए डॉल्फिन सफारी के बारे में देखिए, यह सफारी वाराणसी जनपद के केथी ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है। तो नाम थोड़ा इसका ध्यान रख लिया है ना, वाराणसी जनपद है, केथी से ढकवा गांव के बीच स्थित है, ये प्रस्तावित है ना, वहां प्रस्तावित है। इस इलाके में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या पाई गई है, इस चीज मतलब केथी से ढकवा तक। आप देखेंगे वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। किसने, यूपी सरकार ने, किसकी, डॉल्फिन मित्र की। ठीक है ना, जो उसकी देखरेख करेगी, डॉल्फिन मित्र है ना। अब देखिए डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन एक बुद्धिमान और सामाजिक समुद्री स्तनपायी प्राणी है। बुद्धिमान भी है ये, सामाजिक भी है और स्तनपायी है ना, ये प्राणी है। और ये सिरसियन वर्ग से संबंधित है। किससे, देखिए सिरसियन वर्ग, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, सिरसियन वर्ग से ना। और आमतौर पर समुद्रों, नदियों और खाड़ियों में पाई जाती है। ये समुद्रों में भी पाई जाए, खाड़ियों में भी पाई जाए, नदियों में भी पाई जाए आपकी डॉल्फिन। तो देखिए गंगा नदी डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनेस्टा गंगेटिका। ठीक है, इसका थोड़ा नाम ध्यान रखेंगे, जो वैज्ञानिक नाम है, जो आपके स्टेट पीसीएस में खूब पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, स्थान आप देखिए, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की नदियों में ये पाई जाती है। तो यहां पर ये पाई जाती है। अब देखिए संरक्षण की स्थिति, लुप्त प्राय, मतलब आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल है। तो आप एक बार जाइए और आईयूसीएन को खाल डाल लीजिए, मतलब इसको आईयूसीएन को थोड़ा देख लीजिए, आईयूसीएन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए काम होता है। तो इसमें करीब 10-15-20 मिनट की बात है, जो आप आपने कहीं पढ़ा हो, आपने कहीं लिख रखा हो, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखने में कमजोर होती है तथा, मतलब उसको दिखाई कम देता है, दिखता ही नहीं है एक तरह से मान लीजिए। तो ये देखने में कमजोर होती है तथा ध्वनि आधारित लोकेशन से रास्ता खोजती है, मतलब ध्वनि के आधार से ये रास्ता तय करती है। भारत सरकार ने 2010 में गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कब, 2010 में। दोस्तों नेक्स्ट खबर है हमारी, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, जो आपके किससे, IR इंटरनेशनल रिलेशन से ये खबर आपकी जुड़ रही है। पढ़ते हैं, है ना, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव को, जो इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, अन्य किसी एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है। तो दोस्तों इसे मिस ना करें, दोस्तों में शेयर करें, इसको दोस्तों को शेयर करें। और हम आपको बता दें, आपके नंदिनी IAS के परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग 8 से है, और आप इसे बढ़वा करके, अपने सहयोग करके इसे 1000+ है ना, 1000+ करवाइए। इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो देरी किस बात की, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए जानते हैं अपनी नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। देखिए वृंदावन मथुरा में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर, वृंदावन में। ये कहां पर है, ये मथुरा में है।
कितने दिन हुआ है? 3 दिन चला है ये भारत नेपाल साहित्य महोत्सव सांस्कृतिक, ठीक है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान तथा क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया। थोड़ा ये नाम थोड़ा याद रखेंगे, ये नाम थोड़ा याद रखेंगे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान तथा क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया है। अब देखते हैं इसका आयोजन। देखिए, स्थान वृंदावन मथुरा, गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी द्वारा, ठीक है। ये क्या है? ये संस्थान है। तारीख 21 से 23 मार्च हुआ है, इसलिए आपके खबरों में करंट अभी का है ना। उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। तो कहने का हमारा एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन तो सुधरेगा ना भारत और नेपाल के साथ। प्रतिभागी आप देखेंगे 180 प्लस साहित्यकार इसमें प्रतिभागी ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसमें लेखक ले रहे हैं, इसमें पत्रकार भी हैं और भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब इसमें भाग लेने वालों की संख्या 180 प्लस है, ठीक है। मुख्य कार्यक्रम क्या देखिए, कवि सम्मेलन। इसमें कवियों का सम्मेलन होगा जो भारत और नेपाल के कवियों द्वारा काव्य पाठ होगा, जिसमें किसी बात होगी, जिसमें साहित्यिक पर चर्चा, मतलब साहित्यिक पर चर्चा की बात होगी, साहित्य की चर्चा होगी साहित्य के बारे में। और इसमें पुस्तक का विमोचन होगा, है ना। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रखी जाएगी इसमें, इसका एक देश से दूसरे देश में प्रसारण होगा इस चीज का, जानेंगे समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है। साहित्य और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलना, मतलब साहित्य और संस्कृति के आदान प्रदान को इससे बढ़ावा मिलेगा। भाई संस्कृति हमारी जो है और हमारे जो साहित्य हैं, साहित्यिक विचार हैं, उनका क्या होगा? आदान प्रदान होगा उनका, उसको बढ़ावा मिलेगा। भारत और नेपाल के साहित्यकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा, भारत और नेपाल के बीच में जो सहयोग होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक और समकालीन साहित्य को नई दिशा मिलेगी, ठीक है। आपके नेक्स्ट खबर है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। देखिए, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहां पर है बताइए? भारत देश में। जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीजों को, है ना। अब देखिए, इस संग्रहालय का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित भवनों को एक प्रमुख संग्रहालय स्थल में परिवर्तित करना। जो प्रतिष्ठित भवन है ना, उनको एक प्रमुख संग्रहालय स्थल में परिवर्तित करना, जो भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे आर्ट से जुड़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। अब देखिए, इसके विकास में तकनीकी सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स। देखिए, दो देश की बात हो रही है, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की और फ्रांस के म्यूजियम्स की, जो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ रहा है, ये आईआर से जुड़ रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट के बीच एक समझौता हुआ है। फिर पढ़ेंगे इसको। इसके विकास में तकनीकी सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के बीच एक समझौता हुआ है। अब देखिए, यह परियोजना देखिए, यह परियोजना भारत के गौरवशाली अतीत, समृद्ध वर्तमान और उज्जवल भविष्य की एक प्रभावशाली झलक प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है। इंपॉर्टेंट है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। विकास व सहयोग, देखिए, तकनीकी सहयोग समझौता 9 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षर हुए। कब? 9 दिसंबर 2024 को। व्यवहार्यता अध्ययन देखेंगे। परियोजना की समय सीमा और बजट आवंटन अभी निर्धारित नहीं है। नोट में क्या लिखा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 2 ऐतिहासिक भवनों को अत्याधुनिक संग्रहालय स्थलों में परिवर्तित करना। अत्याधुनिक जो संग्रहालय उसको क्या करना? चेंज करना, उसमें 2 ऐतिहासिक भवनों को। महत्व और उद्देश्य भारत के समृद्ध इतिहास को संवादात्मक और आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से संरक्षित करना, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है।
भावी पीढ़ियों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना। तो भावी पीढ़ी है उसको मालूम पड़ेगा कि देखिए हमारी ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत है। वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना। ठीक है ना, ये रही हमारी। और आज की हमारी जो लास्ट खबर है वो है देखिए, चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना। ठीक है, तो ये भी आपके इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं हम इसको। देखिए, भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को, जो आपकी भारत सरकार की बात हो रही है, भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी सामानों के आयात से बचाने के लिए 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। कितने? 5 चीनी उत्पाद। अब देखिए इसमें एंटी डंपिंग क्या होता है हम अभी बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखें, है ना, हर चीज आपको बताई जाएगी। एंटी डंपिंग शुल्क लगाए गए उत्पाद कौन कौन से? अब देखिए कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया। देखिए, एल्यूमिनियम फॉयल, किस पर? एल्यूमिनियम फॉयल। अधिकतम आप देखेंगे $873 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का अस्थायी शुल्क लगाया गया है। कैसा? अस्थायी। और यह शुल्क 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा। अस्थायी है ना। अब देखिए अगला है ट्राइक्लोरो आइसोसियान्यूरिक एसिड। ये क्या है? देखो, ये जल शोधन में उपयोग होने वाला है। इस उत्पाद पर 276 से 986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है। तो थोड़ा नाम है ना, ये थोड़ा आपके किसी एग्जाम में आ जाए, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है सॉफ्ट फेराइट कोर। ये इलेक्ट्रिक वाहनों, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी बात हो रही है, चार्जर और टेलीकॉम डिवाइस में उपयोग होता है। इस पर भी एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। अगला है देखिए वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क। वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क देखेंगे जो प्रति टन 1732 अमेरिकी डॉलर का एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। और ये आगे ही बात आ रही है इसमें, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन, चीनी, कोरिया, है ना, आरपी बोलते हैं, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयातित इस उत्पाद पर 89 से 707 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है। अब बात हो रही है कि एंटी डंपिंग होता क्या। देखिए डंपिंग क्या होता है? डंपिंग जब कोई देश या कंपनी अपने उत्पाद को किसी अन्य देश में उसकी वास्तविक लागत या घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचती है। जैसे कि मान चलो हमारे भारत में फोन बन रहा है मान लो 5,000 रुपए का। अब चीन अपना फोन लेकर आ जाए, वो वही फोन को, उसी फोन को चीन आके बेचे भारत में 2,000 रुपए का, तो इस पर सरकार क्या करती है? इस पर शुल्क लगा देती है। तो ये होगी आपकी एंटी डंपिंग। ठीक है, एंटी डंपिंग शुल्क क्या है देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब एंटी डंपिंग शुल्क के बारे में देखिए, यह एक प्रकार का कर, टैक्स है जो किसी देश द्वारा उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें घरेलू बाजार मूल्यों से कम कीमत पर बेचा जा रहा है। ये उन पर लगता है। जो चीजें जिस देश में बनी है वो जो कीमत पर बन रही है ना, जिस कीमत पर जो बेची जा रही है उससे कम कीमत पर आकर के कोई देश बेचे, तो ये उन पर लगता है। यह शुल्क घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए लगाया जाता है। सस्ते आयात से बचाने के लिए। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप है। ठीक है ना, तो ये आपका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट हो रहा है, ये टॉपिक इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये तो हमारे रहे टॉपिक इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है हमने कितना सीखा है। ठीक है, देखिए हम एक बार देख लेते हैं। हमारी क्विज है, बैंक नेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जनवरी 2025 को, जिसकी डिटेल हमने पढ़ ली है, जो आपको यहाँ लिखी हुई है, जिसको आप PDF में पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। डिटेल ये लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, जो PDF मिल जाएगी आप वहां से पढ़ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? वो है आपका उत्तराखंड। डिटेल ये लिखी है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया बताइए? इंग्लैंड में। डिटेल ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो वो है वाराणसी। एक बात तो ध्यान रखना, ये आपको जो ग्रीन दिख रहे हैं ना, कभी
आप समझो का ये सही हो जाए, है ना। कभी कभी ये ग्रीन की जगह ये भी सही हो सकता है, काले वाला, ध्यान रखना, ध्यान देना इसीलिए आप, है ना, पड़े हुए पर। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया आपके वृंदावन मथुरा, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? यूपी में है। अगला है इसमें हमारा, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहां स्थापित किया जाएगा, बताइए। तो वो किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, जो आपके भारत देश की राजधानी है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुल कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो वो लगाया है 5 पर, है ना, 5 पर लगाया है, 6 पर नहीं, 5 पर। अब हमारे हैं वन लाइनर, एक नज़र हम इनको भी देख लेते हैं। कोई बच्चा अगर कोई अन्य एग्जाम तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए फायदा कर सकता है। देखिए, ई बी के रे प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? तो ये तो किया गया था 28 फरवरी 2019 को। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, जिसे हम इंटेक बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो बने अशोक सिंह ठाकुर। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किन नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की बात की है? तो वो की है गंगा और शारदा। ये कहाँ बहती हैं, किस राज्य में बहती हैं, ये निकलती कहाँ से हैं, इस पर सर्च करना आपका काम है। कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष व महिला की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है भारत, पुरुष व महिला दोनों में। तो किसके साथ हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड के साथ, ठीक है। भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन संरक्षण हेतु गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था आपके 2010 में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो किया जाएगा 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च 2025 तक, ये हो चुका है, ठीक है। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो यह है भारत की वर्षों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना, जिससे भावी पीढ़ियों को सीख मिले, उनको शिक्षित किया जा सके। अब देखिए, एंटी डंपिंग शुल्क का उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना। जो घरेलू उद्योग हैं उनकी सुरक्षा करना, कि जो बाल घरेलू उद्योग बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरा देश आकर के, कोई दूसरी कंपनी आकर के उससे सस्ते में बेच दे। वो घरेलू उद्योग है, उनका माल बिके ही ना, है ना, तो वो बात है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो वही आगरा। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में सी डॉट ने किस आईआईटी संस्था ने एक साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो, जरूर आप बताएं, ठीक है। और आप कमेंट करें कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखते हैं। और हाँ, आपके सहयोग की जरूरत है, तो आप नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और इसको अपना सहयोग दीजिए नंदिनी आईएएस को ऊपर ले जाने का। नंदिनी आईएएस के सदस्यों की संख्या, नंदिनी आईएएस को सब्सक्राइब करने की जोर अपने अंदर लाइए। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।